हो गई हैं। ठीक है, सो याद रखिए कि क्लासेस की जो टाइमिंग है, ठीक है, सो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे, ठीक है। सो क्लासेस की टाइमिंग क्या है, सुबह 7 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाती है, जहां पे आप मिलेंगे आजाद सर के साथ करंट अफेयर्स के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पे 10:30 बजे होता है एडिटोरियल डिस्कशन। मदन सर के साथ आप जुड़ सकते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में सुबह के करंट अफेयर के शो के अंदर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले 8:30 बजे बेसिकली सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आईआर में आप मुझसे मिलते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कई सारी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, भारत की विदेश नीति कैसी है, सो किस राष्ट्र के साथ कैसी विदेश नीति भारत अपनाता है, ये सारे के सारे मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं इस आईआर की क्लास में, जहां पे ये टाइमिंग याद रखिएगा सुबह 8:30 बजे हमारी क्लास रहती है। उसके बाद यहाँ पे 9:30 बजे इकोनॉमी की क्लास होती है, 12 बजे इंडियन पॉलिटी की, फिर साइंस एंड टेक की क्लास रहती है 1 बजे, 2 बजे योगेश सर की क्लास होती है सीसैट की। याद रखिएगा इस बार सीसैट ने कमाल कर दिया, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो जीएस का पेपर क्वालिफाई कर रहे थे, अच्छे मार्क्स जिनके आ रहे थे, वो सीसैट में पास नहीं हुए। सीसैट को लाइटली मत लीजिएगा, और सीसैट का जो टाइम है यूपीएससी के बच्चों के लिए वो है 2 बजे। और ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट 3 बजे रहेगी, और हिस्ट्री की क्लास जो है वो रात में 10 बजे होने वाली है। ठीक है, सो हिस्ट्री की क्लास रात में 10 बजे होगी, यूपीएससी की क्लास जो है रात में 10 बजे रहेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बीपीएससी और आरएस की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली हमारी जो क्लासेस के टाइमिंग है वो है इवनिंग के टाइम पे 4 बजे हमारी ज्योग्राफी की क्लास होती है, 5 बजे साइंस एंड टेक की, 6 बजे सीसैट की क्लास होगी। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे 7 बजे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटी की। अब तक हमने चर्चा की थी पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, और आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है आज हमने लिया है, और प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, किस प्रकार से हमारा इलेक्शन होता है, कौन कौन व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के, सारी की सारी बातें आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और रह गई है, वो है हमारी हिस्ट्री की क्लास। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी और आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री की क्लास रहेगी 8 बजे। एंड एक चीज और है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, स्पेशली एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर क्वेश्चंस का रहता है, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल से भी आते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं कलाम सर की इस क्लास के अंदर, जहां पे राजस्थान स्पेशल सर आप लोगों को करवाने वाले हैं। हिस्ट्री क्या है राजस्थान की, बेसिकली भारत के अंदर राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे उसकी जो हिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत स्पेशल है, और एक अलग कल्चर, खान पान, रहन सहन, ज्योग्राफी एकदम यहाँ पे अलग है। यहाँ पे राजस्थान की यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं राजस्थान स्पेशल से। टाइमिंग है राजस्थान स्पेशल का शाम के टाइम पे 9 बजे राजस्थान स्पेशल की क्लास होती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट और अहम बात, यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। क्यों करेंगे आप? इसलिए करेंगे ताकि क्लासेस जितनी है, जो पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताया है, ये पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों के आपके बेनिफिट के लिए बताया, और यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने से आपको चैनल का के जो भी कोई क्लास होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी सुबह आरएस की आईआर की क्लास होती है, सो आईआर की क्लास के अंदर आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो नोटिफिकेशन मिलने से आप लोग क्लास टाइम पर अटेंड कर पाओगे। इसीलिए ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो सब्सक्राइब आप करेंगे चैनल, इससे आप लोगों को ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो आप जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने मुद्दे की। बात है आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के, यानी कि फर्स्ट पर्सन जिनको हम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन जिनको हम कहते हैं, पहले नागरिक जिनको हम कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सो टॉपिक हमारा जो नया शुरू होने वाला है वो है प्रेसिडेंट का। सो प्रेसिडेंट के बारे में अपनी इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक रहेगा भारत की जो इस समय पे राष्ट्रपति हैं। सो कमेंट बॉक्स में क्लास के नीचे, वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा भारत की यहाँ पे राष्ट्रपति
कौन है? तो नाम स्क्रीन स्क्रीन पे पिक्चर है आपके पास, और तो क्लास में मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, कमेंट बॉक्स से पूछ नहीं सकती हूँ। सो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है, ठीक है। सो शुरू करते हैं यहाँ पे। सो याद रखिएगा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक, ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक हमारे संविधान के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। सो आर्टिकल 52 जो है, आर्टिकल 52 से 78 तक यहाँ पे संघ की कार्यपालिका से संबंधित है ये, ठीक है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। सो यहाँ पे केंद्रीय कार्यकारिणी में आते कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव किनको हम कहते हैं? सो याद रखिएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल इसमें शामिल होते हैं। सो इन सभी ये सारे के सारे यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 के बीच में ये सारे के सारे प्रावधान यहाँ पे भाग 5 के अंदर मेंशन किए गए हैं। सो यहाँ आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, याद रखिएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव में से एक है यहाँ पे राष्ट्रपति। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र कार्यकारिणी में राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है राष्ट्रपति भारत के बेसिकली प्रमुख होते हैं, राज्य प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति साहब होते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति साहब जो हैं बेसिकली कि हमारे देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक माने जाते हैं। सो याद रखिएगा राष्ट्रपति बेसिकली जो है यहाँ पे एक प्रकार से भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का एक प्रतीक है, यहाँ पे एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट खुद को करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन की, चुनाव की, ठीक है। सो कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो यहाँ पे बात करते हैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे भारत की जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? क्या भारत की जनता जिस प्रकार से एमपी और एमएलए का चुनाव करती है तो क्या वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव है? क्या डायरेक्टली भारत की जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आंसर है नहीं, भारत की जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि भारत की जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सो इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है यहाँ पे राष्ट्रपति डायरेक्टली भारत के लोगों के द्वारा नहीं निर्वाचित होते हैं, बल्कि ये इनडायरेक्टली बेसिकली इनका चुनाव होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा डायरेक्टली इनका भारत के लोगों के द्वारा चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये जो है भारत के लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, एक निर्वाचक मंडल होता है, और इस निर्वाचक मंडल के अंदर जो जो सदस्य शामिल होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सो कौन कौन यहाँ पे निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल होते हैं? सबसे पहले याद रखना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम तो कंफ्यूजन होती है, याद कैसे रखोगे? याद रखने का एक पहली चीज कि जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है, ठीक है, सो राष्ट्रपति के चुनाव की यदि बात है तो वहां पे चुनाव में सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर शामिल होंगे, ठीक है। पहली बात, नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, पहली बात। क्योंकि बच्चा जब यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे इलेक्टेड थे, नॉन इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड सदस्य थे, किस प्रकार के सदस्य थे, ठीक है। सो याद रखिए कि जितने हमारे इलेक्टेड, पहला पॉइंट याद रखना है कि इलेक्टेड सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। सो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं भाई? हमारे पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड सदस्य, ठीक है। सो पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड सदस्य, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। सो लोकसभा, राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड
सदस्य जो हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, ठीक है, सो जो चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहली बात निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की जो विधानमंडल होती है, ठीक है, सो राज्य की जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव है स्टेट्स की, उनके इलेक्टेड सदस्य, उनके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे। राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा यहाँ पे दिल्ली, पुडुचेरी और उसके अलावा जम्मू कश्मीर, ठीक है, सो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के भी इलेक्टेड सदस्य, ठीक है, जम्मू कश्मीर के भी इलेक्टेड सदस्य जो है यहाँ पे इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। सो याद रहेगा कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में जहां जहां पे भी यहाँ पे असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो इलेक्टेड चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं वो इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे और वो ही केवल यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि ये कौन कौन यहाँ पे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने वाले हैं। सो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक चीज याद रखना, यहां पे बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि इलेक्टेड सदस्य ही केवल रहेंगे, ठीक है। सो इलेक्टेड सदस्य ही यहां पे हिस्सा ले सकते हैं। बात समझ में आ गई है। चलिए अब जो है जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा में तो पहले एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड हुआ करते थे, ठीक है, अब वहां पे तो नॉमिनेटेड सदस्य है नहीं। 104वें संविधान संशोधन के तहत उन दोनों को बेसिकली अब राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करेंगे। चलो वो तो कहानी खत्म हो गई कि लोकसभा में सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर है सारे। अब जो है यहाँ पे याद रखना है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर तो 12 जो मेंबर्स हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी क्या भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो याद रखना है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं हमारे दोनों ही सदनों के, ठीक है, लोकसभा में अब नहीं होता है तो हम राज्यसभा याद रखेंगे, जो नॉमिनेटेड सदस्य है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, सो और उसके अलावा यहाँ पे जो काउंसिल्स है, ठीक है, जो काउंसिल के सदस्य है, जिन जिन राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, सो यहाँ पे जिन राज्यों में विधान परिषद होती हैं उन राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य और साथ ही जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, वापस से सुनेंगे, यहाँ पे दोनों सदन के अंदर जो भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो, उसके अलावा हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके नॉमिनेटेड सदस्य चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे राष्ट्रपति के, ठीक है, चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे राष्ट्रपति के। उसके अलावा जो सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के, जिन जिन राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और वहां पे विधान परिषद है, काउंसिल एग्जिस्ट करती है, सो काउंसिल के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, काउंसिल के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। सो बात समझ में आ गई है। सो याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, फर्स्ट थिंग। सो दोनों सदनों के हमारे लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के ये सारे के सारे सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल के ये सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर सदस्य होते हैं, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, ये सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। सो हिस्सा कौन कौन नहीं लेंगे, कौन कौन नहीं लेगा, ये पता चल गया है कि जो भी नॉमिनेटेड सदस्य है चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, ठीक है, दोनों ही सदनों में से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हो, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर यहाँ पे नॉमिनेटेड सदस्य हो, वो यहाँ पे भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ जिन भी राज्यों के अंदर विधान परिषद है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है,
यहाँ पे जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या उस समय पे सदस्य भाग ले पाएंगे? जब यहाँ पे विधान सभा भंग हो जाती है तो क्या सदस्य उस केस में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान भाग ले पाएंगे, उसमें हिस्सा ले पाएंगे? सो आंसर है नहीं। सो यहां पे याद रखिएगा कि जब विधानसभा भंग हो जाती है तो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, भले ही विधानसभा के नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले ना हो। ठीक है, सो यहां पे चुनाव अभी हुए नहीं है। सो याद रखिएगा कि अब जो है, जो भी बात करें हम राष्ट्रपति के चुनाव की, तो निर्वाचित इलेक्टेड सदस्य ही भाग लेंगे। यहां पे यदि विधानसभा भंग हो चुकी हो तो उस केस में सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने योग्य नहीं होंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है। अब जो है बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि संविधान ने, देखो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहिए बेसिकली कि जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति सभी के लिए समान है, भारत के पहले नागरिक है, हेड ऑफ द स्टेट कहे जाते हैं। इसमें चलो लोकसभा राज्यसभा हो तो बात समझ में आती है, पर यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी राज्य के अंदर कम मेंबर्स हैं, किसी में ज्यादा मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जाए? ठीक है, सो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जा सकती है, एक रूपता कैसे लाई जा सकती है, यहाँ पे सोचने योग्य बात है। तो यहाँ किया क्या है, हमारे संविधान ने एक बहुत अच्छा बेहतर विकल्प बीच में ढूंढ के लेके आए हैं कि यहाँ पे सभी राज्यों के अंदर एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में एक रूपता लाने के लिए हमारे संविधान ने एक प्रावधान किया है। ठीक है, प्रावधान क्या है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के हर राज्य के अंदर, और जितने भी पार्लियामेंट के यहाँ पे सदस्य हैं, वो एक पर्टिकुलर माध्यम से उनके वोट की वैल्यू काउंट करी जाएगी। जो एमएलए है उनके वोट की वैल्यू काउंट जो की जाएगी, जब हम ये वैल्यू ऐड करेंगे उसके हिसाब से ही टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे पोल्ड होंगी, एंड उसके हिसाब से ही यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रपति साहब को विजेता घोषित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति यहाँ पे चुनाव जीता है। अब ये वैल्यू और कोटा क्या है समझो एक बार। देखो क्या क्या है कि यहां पे बेसिकली जो एमएलए की, ठीक है, एमएलए एक एमएलए, क्योंकि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है, तो सभी यहाँ पे डाउट कर सकते हैं किसी राज्य के अंदर कम एमएलए है, किसी में ज्यादा है, कहीं पे कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो एमएलए की वोट की वैल्यू है उसके लिए एक फॉर्मूला निजात किया गया। ठीक है, सो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि किसी राज्य की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी राज्य की टोटल पॉपुलेशन जितनी होगी उसको हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब उस राज्य के अंदर कितने बेसिकली इलेक्टेड सदस्य है। ठीक है, राज्य की जितनी पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे मान लो कितने एमएलए है, फॉर एग्जांपल बेसिकली मान लो टोटल पॉपुलेशन है किसी राज्य की X, ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो टोटल एमएलए है मान लो किसी राज्य में है 10। ठीक है, सो ये और इसको गुना कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो यहां से निकल के आएगी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसी एमएलए के वोट की। ठीक है, सो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि हर इलेक्टेड मेंबर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का राज्य के अंदर प्रॉपर वे से बेसिकली यहाँ पे जब इनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, इसका एक फॉर्मूला निजात किया गया ताकि पूरे भारत के अंदर भारत का कोई भी एमएलए, किसी भी राज्य का एमएलए हो, उसकी वोट जो है यहाँ पे बराबर होगी। यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला गया। फॉर्मूला क्या था कि किसी भी राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके उस राज्य के अंदर जितने एमएलए है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए है, सो यहाँ पे इलेक्टेड की बात मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इलेक्टेड की, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड
जो सदस्य है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब उससे हम भाग कर देंगे, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे और एक 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे पूरे भारत के अंदर क्या होगी, समान होगी। ठीक है, देन यहाँ पे सेम वे से क्या किया गया है कि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ठीक है, सो यहाँ पे पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी वोट की भी यहाँ पे वैल्यू निकाली गई है। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ द स्टेट, भारत के यहाँ पे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे इलेक्टेड सदस्य है, इलेक्टेड एमएलएज हैं, उन सभी की, और साथ में भारत के राज्यों में जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं उन सभी की वोट की जितनी वैल्यू है उन सभी को टोटल कर देंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल वैल्यू जितने भी एमएलए हैं भारत के राज्य में, भारत के अंदर जितने भी एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, उनकी वोट की पूरी टोटल वैल्यू से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के यानी पार्लियामेंट के दोनों बेसिकली टोटल इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, पार्लियामेंट के टोटल इलेक्टेड मेंबर से उसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, सो वापस से समझते हैं, यहाँ पे जितने भी एमएलए हुए, ठीक है, सभी राज्यों के जितने एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू को जोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे और उनको भाग करेंगे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, सो जितने भी इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर, जब उससे हम भाग कर देंगे तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी किसकी, एमपी की। ठीक है, सो एक एमपी और एमएलए की जो वैल्यू रहेगी, बेसिकली एमपी जितने भी एमपीज हैं उन सभी की वोट की वैल्यू बराबर होगी और जितने एमएलएज हैं भारत के अंदर, सो उनके वोट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो बेसिकली यहाँ पे समान होगी। इस फॉर्मूले के माध्यम से बेसिकली इस पूरे सिस्टम के अंदर एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया गया है इस फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किस मेथड से चुनाव होता है ये तो हमने देख लिया कि वोट कैसे काउंट होती है। ठीक है, वोट कैसे काउंट होती है ये हमने देख लिया, एक फॉर्मूला निजात किया गया एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट करने के लिए, ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात है कि यहाँ पे चुनाव कैसे होता है, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में। सो याद रखिएगा, बेसिकली सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल जो वोट सिस्टम के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है और बेसिकली यहाँ पे सीक्रेट मतदान, गुप्त मतदान के द्वारा यह ऐसा होता है। तो याद रखिएगा सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, सो उसके आधार पे ही वोटिंग होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और उसके अलावा जो सदस्य है, जो भी इलेक्शन के अंदर लड़ रहे हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जो भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, सो उनको जिस भी पर्सन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी वो ही यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रपति बन पाएगा। पूर्ण बहुमत जिसके पास होगा वो ही व्यक्ति यहाँ पे निर्वाचित होगा, निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ठीक है, सो ऐसे उम्मीदवार को जिसको पूर्ण बहुमत है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली वोटों का एक निश्चित कोटा, ठीक है, सो यहाँ पे एक फिक्स कोटा होता है वोट्स का, उस फिक्स्ड कोटा के हिसाब से जिस भी व्यक्ति को मेजॉरिटी मिली है, जिस भी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत मिला है, इस फिक्स्ड कोटा के हिसाब से उस व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब जो है समझो, बेसिकली समझो यहाँ पे कोटा की बात करें, कोटा कैसे चुने जाते हैं भाई, वोटों का कोटा चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, सो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब देखो बेसिकली एक चीज समझनी है। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है, समझो पहले कि जो कोटा है, ठीक है, वोट्स का जो कोटा है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिवाइडिंग, देखो टोटल वोट्स है, जितनी टोटल वोट्स है वो
डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, टोटल कोटा जो वोट्स का होगा वो बेसिकली क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, ठीक है। सो एक बात समझ में आ गई है कि हमें पहले कोटा चुनना होगा और उस कोटा में से टोटल जो वैल्यू है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मतलब है कि जितनी वोट्स पड़ी, ठीक है, जितनी टोटल वैलिड वोट्स हुई, टोटल वैलिड वोट्स डल गई, ठीक है, उसके अंदर जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल भारत के अंदर क्या होता है, भारत में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भारत के अंदर क्या होता है, भारत में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है, यहाँ पे विपक्ष से, एक पक्ष से है, नॉर्मली 2 व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जितने व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे वो, और साथ में इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ये यहाँ पे कोटा निकल जाएगा। इस कोटा के हिसाब से जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी उसके हिसाब से यहाँ पे बेसिकली व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा, निर्वाचित घोषित किया जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब जो है देखो, अब कैसे करते हैं, ये कोटा आपको थोड़ा सा उलझन वाला लग रहा होगा, करेंगे कैसे, यहाँ पे समझो। यहाँ पे अब जो है होता क्या है, बेसिकली ये जो बैलेट पेपर दिया जाता है, ठीक है, अब मान लो भारत के अंदर तो केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है, भारत के अंदर क्या होता है, 2 ही व्यक्ति होते हैं। तो ज्यादातर केसेस के अंदर यहाँ पे जिसको वोट देनी होती है पहली प्रेफरेंस उसको, और देन उसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, सबके अंदर प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। सो मान लो पहली प्रेफरेंस ए को है, दूसरी प्रेफरेंस इसको है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितने सदस्यों ने व्यक्ति को पहली प्रेफरेंस दी है। यदि इस व्यक्ति को सभी मैक्सिमम लोगों के द्वारा प्रेफरेंसेस दी गई हो तो उस केस के अंदर यही व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रेफरेंस मान लो यहाँ पे किसी एक ने पहली प्रेफरेंस दी और मैक्सिमम जो बी है उनको पहली प्रायोरिटी दी है, पहली प्रेफरेंस दी है, तो उस केस में बी को बेसिकली विजेता घोषित किया जाएगा। देखो एक चीज समझ लेना, 2-3 ले लेते हैं, भारत के केस में नहीं, ठीक है। ए बी सी डी, मान लो यहाँ पे 4 लोग जो है, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, भारत के संदर्भ में नहीं, ताकि आप लोगों को इजी समझ में आए। ये प्रेफरेंस का चक्कर क्या है, प्रेफरेंस का चक्कर ये है, मान लो 4 लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, भारत का केस नहीं है, नॉर्मली बता रही हूँ, तो यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से इन 4 लोगों के अंदर तो पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे इन 4 लोगों में बेसिकली हम चारों को ही मतदान देंगे। कैसे, यहाँ पे मान लो मुझे जो है ए को राष्ट्रपति चुनाव में जिताना है, तो मेरी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस मेरी मान लो ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो यहाँ पे जितने सदस्यों ने वोट डाली है वो प्रॉपर वे से इस प्रेफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि पहली प्रेफरेंस ये कितने लोगों का है। यदि ये पहली प्रेफरेंस यहाँ पे कम लोगों का है तो दूसरी प्रेफरेंस वाले देखेंगे किसको ज्यादा मिली है, तो यहाँ पे इस आधार पे पहली प्रेफरेंस इसको ज्यादा है, बट ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा लोगों ने इनको अपनी पहली प्राथमिकता नहीं बनाया है, तो इनकी वोट जो है, जो सेकंड प्राथमिकता वाले हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि ये जो दूसरी प्राथमिकता मैंने दी है तो सी को कितने लोगों ने बेसिकली प्राथमिकता दी है, इस हिसाब से वोट जो है चेंज होते चले जाते हैं, और जिसको ज्यादा लोगों ने प्राथमिकता दी होगी, प्रेफरेंस दी होगी, उसी को ही बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर वे से चुना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिएगा, जितने ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर वे से प्रेफरेंस लोगों को दी होती है, ठीक है। बट भारत के अंदर थोड़ा सा चेंज इसलिए है, चेंज का मतलब इसलिए है भारत में क्योंकि भारत के अंदर केवल 2 ही व्यक्ति, ठीक है, केवल 2 ही व्यक्ति जो है यहाँ पे मैक्सिमम केसेस के अंदर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, फर्स्ट केस के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, वोट्स जो है काउंट होती है, पहली बार फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगी, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पे पहली प्रेफरेंस में ही यदि कोटा
कोटा व्यक्ति को मिल जाता है तो ही उसे डिक्लेयर घोषित कर दिया जाता है। अदरवाइज प्रेफरेंस चलती रहती है, जो पहले की वोट दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी, फिर अगर वहां पे भी कोटा उसको नहीं मिलता है फिर उसकी वोट तीसरे प्रेफरेंस को शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही शिफ्टिंग चलती रहती है, ट्रांसफर जो है वोट होती रहती है, ठीक है। सो जब तक व्यक्ति को सीधा क्लियर मेजॉरिटी ना मिल जाए, क्लियर बहुमत, क्लियर कोटा किसी व्यक्ति को ना मिल जाए, तब तक ये प्रेफरेंस का सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। पर भारत के अंदर केवल दो ही व्यक्ति ज्यादातर केसेस में चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए चीजों को हैंडल करना आसान हो जाता है, ये प्रेफरेंस का सिस्टम कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम में ही बेसिकली मिल जाती है, ठीक है। अब जो है राष्ट्रपति के चुनाव के समय पे, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के समय पे यदि कोई विवाद हो जाए, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे मुद्दा कहां जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन उस मुद्दे से डील करेगा? भाई बताइए, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो याद रखना है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यदि उसमें कोई विवाद हो जाता है तो मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। सो यदि किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट यदि चुनाव के दौरान हो जाता है, इलेक्शन में राष्ट्रपति के हो जाता है, तो मैटर जाता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास में। किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है वो अंतिम होता है, फाइनल होता है, ठीक है। वो क्या होता है? अंतिम होता है, फाइनल होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इस आधार पे कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, अभी यहाँ पे सदस्य आए नहीं थे, इलेक्टेड सदस्य यहाँ पे उनका पद खाली था, यहाँ पे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो पाया था। इस आधार पे, इलेक्टोरल कॉलेज के आधार पे चुनाव पूरे नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट है राष्ट्रपति का चुनाव। सो इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं चलेगी, और ना ही इस आधार पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चुनाव को चैलेंज किया जा सकता है कि इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल अभी अधूरा था, इनकम्प्लीट था, मेंबर्स किसी कारण से यहां पे नहीं आ पाए थे। इस आधार पे बेसिकली चुनाव को इनवैलिड या फिर कोर्ट के अंदर इस चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात समझ आ गई? देन अगर जो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट वॉइड घोषित कर देती है, नल एंड वॉइड घोषित कर देती है, फिर तो उन्होंने मान लो, ठीक है, चुनाव हो गया, यहाँ पे चुनाव के बाद राष्ट्रपति साहब जो है अपने ऑफिस में बढ़िया से काम करने लग गए हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण हो गया, कार्य फंक्शंस उनके द्वारा स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अवैध है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वे से इसमें सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ है राष्ट्रपति का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है, यहाँ पे सही तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है। सो उस केस में अब इतने समय पे जब राष्ट्रपति ने जो भी एक्शंस किए होंगे, जो भी चीजें उन्होंने अपने फंक्शन में एज राष्ट्रपति, अपने ऑफिस में एज राष्ट्रपति अपने फंक्शन परफॉर्म किए होंगे, तो अब ये मीनवाइल किए गए काम तो यहां पे क्या जीरो इनवैलिड घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो अब इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताइए मुझे कि क्या इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है, इनवैलिड घोषित कर दिया है, तो इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं, क्या उनको भी यहाँ पे इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा? आंसर है नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई कि अब जो है जब जिस डेट को सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनवैलिड था, और तब तक उन्होंने जो भी काम किया, ठीक है, जो भी इस समय पे वो काम करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे फाइनल रहेगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, वो यहाँ पे इनवैलिड घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे उसे इनवैलिड घोषित नहीं किया जाएगा इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां से देखो,
अब जो है जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, सो हमारे संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा कि ये जो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये जो हम इनडायरेक्ट जो इलेक्शन का प्रोसीजर हम अपना रहे हैं ये सही नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। स्पेशली यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है होना चाहिए राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन है, हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति। तो इस केस में अब जो है आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हो तो ये सही नहीं है, ऐसा संविधान सभा के कुछ सदस्यों के द्वारा कहा गया, ठीक है। सो यहाँ पे बार बार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के सामने बात आई कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये बेसिकली सही नहीं है, ऐसे सदस्यों के द्वारा ऐसा कहा गया, और ये अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक है और डायरेक्ट तरीके से चुनाव होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया, ठीक है। अब जो है बेसिकली जवाब में क्या कहा गया, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव जो है बेसिकली सदन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्रकार से हार्मनी बना के रखते हैं, एक प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर वे से खुशहाली बना के रखते हैं। क्यों बना के रखते हैं? देखो, अब यदि पहली बात तो ये समझनी है कि हेड ऑफ द स्टेट है जरूर राष्ट्रपति साहब, पर रियल पावर राष्ट्रपति के अंदर निहित नहीं होती है। रियल पावर किनके पास होती है? रियल पावर जो है भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। राष्ट्रपति जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। सो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और इनके पास रियल पावर है ही नहीं, तो फायदा क्या है यहाँ पे प्रॉपर वे से यहाँ पे इनके आपस में लड़ाई करवाने का, ठीक है। सो यदि प्रॉपर पूरी रियल पावर है ही नहीं तो हम चुनाव क्यों करवाएं, और पूरे भारत के अंदर यदि चुनाव करवाएंगे तो उससे लागत भी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। सो बात समझ में आई। एक्चुअल पावर तो भारत के प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है, राष्ट्रपति तो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इसीलिए बेटर ये है कि अब यहाँ पे सदन के अंदर हार्मनी रहे, सदन की कार्यवाही सही तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए आप जो है इनडायरेक्ट चुनाव के पक्षधर थे। हमारे जो संविधान के निर्माता थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के पक्षधर थे, ठीक है, क्योंकि ये नाम मात्र के कार्यकारी है, ठीक है, नाम मात्र के हैं। यहाँ पे वास्तविक जो पावर है वो तो प्रधानमंत्री के पास है। सो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जब पावर ही नाम मात्र की है तो चुनाव डायरेक्ट क्यों करवाने, तो उस केस में डायरेक्ट चुनाव का विरोध जो है यहाँ पे किया गया था, ठीक है, कहा गया था, क्योंकि ये जो चुनाव है राष्ट्रपति का, यदि डायरेक्टली चुनाव लोगों के द्वारा होता है तो उस केस के अंदर सीधी सी बात है खर्चा भी अधिक होगा, कॉस्टली सिस्टम है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहा गया कि अब जो है हमें टाइम भी बचाना है, हमें एनर्जी जो वेस्ट होगी चुनाव करवाने में, पावर रियल इनके पास है नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली इस वेस्टेज की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रपति बेसिकली सिंबॉलिक हेड है, एक्चुअल में सही पावर भारत के प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। एक्चुअल पावर किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास है। जो राष्ट्रपति है वो केवल और केवल कैसे हैं? यहाँ पे सिंबॉलिक हेड है, ठीक है, कैसे हैं? सिंबॉलिक हेड है, केवल प्रतीकात्मक प्रमुख है भारत के राष्ट्रपति साहब। यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा समय, ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखिए कि ये रियल पावर जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित नहीं होती है, ठीक है, बात समझ आ गई है। अब देखो, अब कुछ सदस्यों ने क्या कहा कि कुछ सदस्यों ने एक और बात कही। जब संविधान के निर्माण हो रहा था, यहाँ पे एक बात तो ये कही गई कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, इनडायरेक्ट चुनाव नहीं होने चाहिए। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात ये कही गई कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्शन के अंदर क्यों शामिल कर रहे हो? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही सदस्य शामिल होने चाहिए चुनाव के अंदर, ठीक है। सो कुछ सदस्यों ने, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने मांग की कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस चुनाव में पार्लियामेंट के ही केवल सदस्यों को भाग लेना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको चुनाव के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये तर्क दिया गया, ठीक। सो अब जो है जवाब में क्या कहा गया, ठीक है। सो हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा कि बेसिकली
पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती है। आप सभी को पता है जिस भी पार्टी के पास बहुमत होगा लोकसभा के अंदर वो ही पावर में आएगी, वो ही सरकार का निर्माण करेगी। तो जब लोकसभा के अंदर सदस्य ज्यादा होते हैं, बहुमत सरकार के पास रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट में मैक्सिमम केस में बहुमत किसी एक पार्टी के पास होता है, जबकि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर कहें तो यहाँ पे सभी के हेड होते हैं, भारत के राज्यों के हेड होते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब हम सिर्फ चुनाव में पार्लियामेंट के सदस्यों को शामिल करेंगे तो ये केवल कुछ एक ही पार्टीज के द्वारा बेसिकली सदस्यों को चुना जाता है। और चूंकि पार्लियामेंट में एक पार्टी डोमिनेट होती है तो हमेशा से जो भी प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो उसी ही पार्टी के चुने जाएंगे, क्योंकि बहुमत उन्हीं के पास है, ठीक है। अब जो है बहुमत जो है उन्हीं के पास है, ऑब्वियसली उनके ही मेंबर यहाँ पे चुने जाएंगे, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई है, समझ में आई। इसीलिए मना किया गया कि यहाँ पे हमें सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है। यहाँ पे भारत के जितने राज्य हैं, भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है राष्ट्रपति साहब। इसीलिए बेसिकली पूरे ओवरऑल इलेक्शन के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए प्रॉपर वे से राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर यहाँ पे राज्यों के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, जो राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, हमारे सदन पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा भी राज्यसभा भी, इनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं चुनाव के अंदर शामिल किए गए। एक और बात यहाँ पे प्रॉपर वे से हाईलाइट हुई थी संविधान सभा के अंदर, और यहाँ पे सदस्यों के द्वारा कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, कहा कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों, ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर तो कहा गया, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या कहा गया, ये तो एक प्रकार का मिसनोमर है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। सो बेसिकली दो या दो से ज्यादा सीट्स को यदि भरना हो तो उस केस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे तो प्रेफरेंशियल है या फिर ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम है, ठीक है। इस प्रकार का सिस्टम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, यहाँ पे ये कहा गया कि प्रेफरेंशियल और ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम जो है ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बजाय ये जो प्रेफरेंस वाला मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि प्रेफरेंस का सिस्टम, क्योंकि भारत के अंदर तो देखो क्या होता है, दो ही व्यक्ति होते हैं, प्रेफरेंस का तो कोई मैटर ही नहीं होता, वो वहां पे चलता है जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी बेसिकली हमारे कुछ जो सदस्य थे संविधान सभा के उनके द्वारा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे यही बात एक और चीज कहेगी कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है इसको भी सदस्यों के द्वारा बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सदस्य हैं और दोनों में से यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, तो सिंगल वोट तो हुई नहीं, कहा ये प्लूरल वोट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लूरल वोट सिस्टम है। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि हर पॉइंट पे बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा क्रिटिसाइज इसको किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। मान लो यदि कल को आपको राष्ट्रपति बनना हो, ठीक है, मान लो आपको कल को राष्ट्रपति बनना है तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन हो, कल को आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हो सकता है आप में से कोई एक राष्ट्रपति बन जाए, ठीक है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं राष्ट्रपति साहब के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, और हिस्सा लोगे तो क्या पता बन भी जाओ, ठीक है। सो याद रखिएगा बेसिकली राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। सबसे पहली बात तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि भारत के प्रथम सिटीजन हो आप, ठीक है। यदि आप राष्ट्रपति बनते हो सो फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट आप हो तो भारत के आप नागरिक हो, ठीक है, पहली चीज।
आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन हो भारत के। दूसरी, आपकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा हो, 35 वर्ष या उससे ज्यादा हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। या और उसके अलावा याद रखिएगा, आप जो है यहां पे कोई भी बेसिकली लोकसभा के सदस्य चुनने के योग्य हो, ठीक है। सो आपके अंदर जो भी लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनके लिए बेसिकली आप एलिजिबल हो। पार्लियामेंट के सदस्य, लोकसभा के सदस्य के रूप में आपका चुनाव हो सके, आप सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी है उन सभी को पूरा करते हो, उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाओगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए जो भी एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, जो भी एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, यदि आप इन सभी को पूरा करते हो और आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य चुनने के योग्य हो, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो और भारत के नागरिक हो और 35 वर्ष से आपकी आयु ज्यादा हो, तो उस केस में आप जो है बेसिकली राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। क्या सिर्फ यही कंडीशन है? नहीं, एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली बात, आप जो है भारत सरकार, ठीक है। सो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी या कोई पब्लिक अथॉरिटी, मतलब आप जो है कोई भी लाभ का पद ग्रहण ना किए हो, ठीक है। वापस से सुनिएगा, यहां पे आप किसी भी लाभ के पद पे ना हो, ये चीज यहां पे सुनिश्चित की जाती है। ऐसा कोई भी पद जो केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के या अदर पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आप कोई भी लाभ का पद ग्रहण ना किए हो, ठीक है। सो यदि आपने ऐसा कोई पद ग्रहण किया हुआ है, यहाँ पे लाभ के पद पे आप हो, तो आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप योग्य हो पाओगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। सो बात समझ में आ गई है, ठीक। सो यहाँ पे याद रखिएगा, आप जो है एक और चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट, ठीक, सो समझ लीजिएगा, ए सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन एंड द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड द मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि यदि सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति भी, साथ ही गवर्नर भी, और यदि आप केंद्र शासित प्रदेश या फिर एमएलए या एमपी हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप कोई भी लाभ का पद ग्रहण ना किए हो, यदि आप किसी लाभ के पद पे आप हो, तो आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा उस पद से, तभी आप इन सभी पदों पे बेसिकली इन सभी पदों को ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको एमपी बनना है, एमएलए बनना है, तो आप किसी भी इस प्रकार के लाभ के पद पे ना हो। यदि आप हो तो पहले रिजाइन करोगे, उसके बाद ही आप एमपी बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, उपराष्ट्रपति बन सकते हो, पर लाभ के पद पे आप नहीं होगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा पद जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के अधीन है और आप उस पद पे हो, तो आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए बन सकते हो, ठीक है। सो बात समझ में आ गई है। देन अब उसके बाद यहाँ पे जब नॉमिनेशन होता है, ये बात हुई सारी की सारी क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, जब भी यहाँ पे नॉमिनेशन किया जाता है राष्ट्रपति का, ठीक है। सो यहाँ पे उम्मीदवार जब भी नामांकन करता है, ठीक है, सो नामांकन की बात आती है, नामांकन करता है तो यहाँ पे कम से कम 50 निर्वाचकों, ठीक है, कम से कम 50 निर्वाचकों और 50 उन्मोदकों, ठीक है। सो 50 बेसिकली यहाँ पे प्रपोजर और 50 यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेकेंडर्स, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिएगा 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, ठीक है। 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स जब इस प्रस्ताव को प्रपोज करेंगे, ठीक है, सो इनके बाद ही यहाँ पे प्रॉपर वे से जो उम्मीदवार है उसका नामांकन हो सकता है, ठीक है। सो याद रखिएगा राष्ट्रपति
के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा, निर्वाचक सदस्यों के द्वारा बेसिकली इसे अपनी सहमति दी गई हो, उसके बाद ही यहाँ पे नामांकन किया जा सकता है। उसके अलावा एक सिक्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा किया जाता है। तो अब तक ये 15,000 रुपए था, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो 15,000 रुपए है, ठीक है। और ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये जो है चेंज होता रहता है। तो एक सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा की जाती है ताकि यहाँ पे प्रॉपर वे से जो लेस इंटरेस्टेड सदस्य होते हैं, ठीक है, जो कम इंटरेस्टेड सदस्य होते हैं, जो ऐसे ही नामांकन भर देते हैं, ठीक है। सो उस केस में ऐसे पर्संस को अवॉइड करने के लिए ये सिक्योरिटी रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपको 1/6 वोट से भी कम वोट पड़ती है, ठीक है, सो यदि आपको 1 टोटल वोट का 1/6 वोट भी नहीं मिलती है तो आपकी ये जो 15,000 की राशि है ये जब्त हो जाएगी, ठीक है। सो बात समझ आई। तो उस केस में आपकी ये जमानत जब्त हो जाएगी। याद रखिएगा कि प्रॉपर वे से पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? कारण ये है कि यहाँ पे कोई भी जो लेस इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी अमाउंट रखा गया है, ठीक है। सो ये पहले ये जो अमाउंट है यहाँ पे 2500 रुपए हुआ करता था 1997 के समय पे, बाद में इसको बढ़ा के बेसिकली चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये चेंज होता रहता है भाई, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ लेनी है। और यदि आपको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है, याद रखना कि 1/6, ठीक है, 1/6 टोटल वोट जितनी पड़ी है उसका 1/6 वोट जो है यदि किसी कैंडिडेट को नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त होती है और ये 15,000 रुपए नहीं मिलते हैं उसको, ठीक है। सो कई बार यहाँ पे आपको एग्जाम में कह देगा 1/4 थे, 1/5 कह देगा, ठीक है, 1/2 कह देगा 50%, ठीक। सो याद रखना, ना तो ये है ना ये है ना ये है, 1/6 टोटल वोट यदि आपको इससे ज्यादा वोट्स पड़ी है, इससे ज्यादा वोट्स मिली है तो आपकी जमानत जब्त नहीं होगी। और यदि आपको 1/6 से कम वोट्स मिली है तो उस केस में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपकी जमानत जो है जब्त हो जाएगी, ठीक है। सो बात समझ आ गई है। अब जो है बात करते हैं ओथ और एफर्मेशन की, ठीक है। सो यहां पे सबसे पहली बात, ठीक है, चुनाव हो गया है, इलेक्शन हो गया है, नॉमिनेशन पहले हुआ था, उसके बाद चुनाव हो गया, जीत गए आप चुनाव। अब जो है यहाँ पे बिना शपथ के चले जाओगे क्या ऑफिस के अंदर? नहीं। यहाँ पे ऑफिस में एंटर करने से पहले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले, ऑफिस में एंट्री करने से पहले यहाँ पे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से पद की मर्यादा के लिए प्रॉपर वे से शपथ ग्रहण समारोह होता है। उस समारोह में राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलवाई जाती है। शपथ बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करने के लिए यहाँ पे इनको शपथ दिलवाई जाती है। और दूसरा कहा जाता है कि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, अपने संविधान कानून को संरक्षित करने, यहाँ पे संरक्षित करना और बचाव करने के लिए हर संभव एफर्ट जो है राष्ट्रपति यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार की शपथ जो है राष्ट्रपति को दिलवाई जाती है। उसके अलावा भारत के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, भारत के लोगों के सेवा के लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, ऐसी शपथ जो है यहाँ पे राष्ट्रपति साहब को दिलवाई जाती है। शपथ की हमने देख ली कौन कौन सी शपथ यहाँ पे दिलवाई जाती है। पद और गोपनीयता की यहाँ पे शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। सो पद की गरिमा बरकरार रहे, लोगों के भलाई के काम करे, इस प्रकार की शपथ जो है यहाँ पे राष्ट्रपति साहब को दिलवाई जाती है। शपथ दिलवाता कौन है? सवाल नेक्स्ट आता है, कौन शपथ दिलवाता है? तो याद रखिएगा, भारत के सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलवाते हैं। यदि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है और इनके किसी कारणवश इनकी एब्सेंस है, ये प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो इनकी एब्सेंस के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके द्वारा शपथ राष्ट्रपति साहब को दिलवाई जाती है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि यहां पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उनके द्वारा यहां पे जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, सो यहां पे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह में बेसिकली जो शपथ दिलवाई जाएगी वो सीजीआई के द्वारा दिलवाई जाएगी। बार बार क्यों बताया मैंने आपको? इसीलिए बताया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली जब, ठीक है, जब मान लो, ये एक चीज तो समझ ली, सीजीआई और दिलवाते हैं, जब मान लो राष्ट्रपति के अलावा कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, तब क्या उनको ये शपथ दिलवाई जाती है? क्या ये तब भी शपथ दिलवाई जाती है जब राष्ट्रपति के अलावा कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, तो उनको भी क्या ये शपथ दिलवाई जाती है? तो आंसर है यस। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के फंक्शन का निर्वहन कर रहा है, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के बेसिकली राष्ट्रपति के जैसे ही शपथ दिलवाई जाती है, सेम ओथ सेम शपथ जो है उनको भी यहाँ पे दिलवाई जाती है। ठीक है, सो कल की क्लास में भाई यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीजें क्लास को मैं रोकूंगी। सो कंडीशंस क्या क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में केवल इतना सी चीजें मुझे डिस्कस करनी है। आज है सैटरडे और कल है हमारा करंट अफेयर का डे। ठीक है, सो याद रखिएगा संडे के दिन, हर संडे को हम चर्चा करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, सो पूरे सप्ताह के अंदर जितनी भी गतिविधियां हुई हैं वो सारी की सारी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। वीकली करंट अफेयर की क्लास कल होने वाली है। कल जो है 11 बजे क्लास होगी। सो सुबह 11 बजे 11 AM पे हम पूरे सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो हमारे एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हुए इवेंट्स हुए हैं, सो मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम इस क्लास के अंदर डिस्कस करें। सो यहाँ पे कल जुड़िए मुझसे सुबह 11 बजे आपके सेम प्लेटफॉर्म पे वाईफाई स्टडी लाइव IAS PCS पे। ठीक है, सो आज के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।